जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इससे पहले अपने लोगों ने इसका एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ढेर सारे कमेंट किए थे कि इसी तरह का एक प्रैक्टिस सेट और कराया जाए। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज एक प्रैक्टिस सेट और तैयार कराया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। बस अच्छे से आप पूरी क्लास तैयार कर लीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में अगर 2 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 4 गुना होने में कितना टाइम लेगा। अगर 15 वर्ष में कोई रुपए 2 गुने हो जाते हैं, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है कोई रुपया, तो हमें बताना है कि वही रुपए 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। जो बाद में गुना कहा है इसके लिए आप पावर में बना लो, घातांक में बना लो, और इस तरह की घात बनानी है कि उसके ऊपर घात यही लिखी हुई हो। तो जहां 4 लिखा है वहां पर हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। जो पहले गुना था वही देखो यहाँ पे पावर में आपको बनाना है, और वो आपने बना लिया। जो पावर यहां से आपको मिली है, इसी पावर की गुणा अगर पुराने वाले समय में कर दें तो अपने लोगों को 30 वर्ष जो मिलेगा, 30 वर्ष में वो रुपए स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। 30 जो है वो तीसरे विकल्प में दे रखा है। कई जगह ऐसा क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मिलता होगा जहां गुने की बात की जाती होगी। जितना भी गुना कहा जाए उसे पहले वाले गुने की घात में आपको बदलना है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो काम वाला है। ये भी आपने देखा होगा, हर एग्जाम में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ए और बी किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 6 घंटे में कर रहे हैं। ए बी सी तीनों उसी काम को 4 घंटे में करते हैं। अब भाई 3 लोग अगर हो रहे हैं तो ये काम कितने घंटे में हो जा रहा है? 4 घंटे में। यहां से हम ये पता करेंगे कि आखिर काम है कितना। काम कितना होगा, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। 6 और 4 से कटने वाली एक संख्या बतानी है, तो 6 और 4 से कटने वाली संख्या जो होती है 12। अब आप कहें इससे ज्यादा 24 क्यों नहीं मानना है? आप 24 मानेंगे क्वेश्चन फिर भी सही होगा, 48 मानोगे क्वेश्चन फिर भी सही होगा, लेकिन सबसे आपको छोटी संख्या मान लेनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से आप सबके कहने में आते रहोगे कि सबसे बड़ी मानते रहो तो फिर संख्याओं का कहीं अंत नहीं है। तो इसका एक तरीका है कि आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 6 और 4 से कट रही है। इसी को हम लोग कहते हैं एलसीएम। ये जो 12 लिखा हुआ दिख रहा है ये अपना हो गया कुल काम। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अगर इस कुल काम को 6 से भाग कर दें तो अपना आंसर यहां 2 आएगा, और कुल काम 12 के लिए अगर 4 से भाग कर दें तो ये 3 आ जाएगा। कि जो 2 लिखा है ये इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी का मतलब क्षमता, क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। हमें बताना है सी अकेले इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो सी की इफिशिएंसी निकाल लो। देखो तीनों लोगों की इफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 3 आ गई है निकल के। और ए प्लस बी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इन दोनों की अकेले इफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 2। तो सी की इफिशिएंसी यहां से अगर निकालेंगे, 2 उठा के इधर लाएंगे माइनस का, 3 में से 2 कम करेंगे तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। यानी सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब यहां घंटे का सवाल है तो आप घंटे के हिसाब से चल लीजिए। हमें काम कितना करना है? 12 काम करना है। और काम कराना किससे? सी से ये काम कराना है। तो सी कितने दिन लगाएगा? भाई 12 काम करना है और एक दिन में उसको 1 यूनिट काम करता है, या 1 घंटे में मान लो, यहाँ घंटे का क्वेश्चन है तो 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, और हमें काम कितने करना है? 12 यूनिट। अगर इसे आप यूनिट से ना समझ पा रहे हैं तो ऐसा कह लो कि भाई आपको 12 सवाल हल करने हैं, और सी जो है वो 1 घंटे में 1 सवाल हल कर पाता है। तो 12 घंटे में कितने, वो 12 सवाल हल करने में वो कितना समय लेगा? 12/1, यानी 12 ही आंसर आएगा। और ये आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है।
चाल और दूरी का ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें गुने पर आधारित बात कर दी है। कहा है सामान्य गति के अगर 3/4 पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो सामान्यतः कार्यालय पर पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे, ये हमें बताना है। देखो कोई व्यक्ति की जो चाल है वो पहले वाली चाल का 3/4 गुना कर दिया है, गति का 3/4 तो 3/4 गुना ही तो हो गया। इसका मतलब ये होगा ये तो जो पहले चाल चल रहा होगा ये होगी पहले वाली चाल और ये हो जाएगी उसकी अभी की चाल। अब पहले की चाल और अब की चाल में कितने का डिफरेंस है तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। यहां पे डिफरेंस जो बताओगे वो 1 यूनिट का डिफरेंस है और 1 यूनिट किसके बराबर, यहां पे कहा है कि पहले और अब में कितना देर लग रहा है उसे 15 मिनट का, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 15 मिनट के बराबर होगा। अब हमसे कहा होता उसने कि बताओ पहले कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट अगर 15 के बराबर है तो 4 यूनिट में 15 से गुणा कर देते। उसने कहा है सामान्यतः नहीं अभी की वो बात कर रहा है, तो अब कार्यालय पर पहुंचने में उसे कितने मिनट का समय लगेगा। अगर बात अब की कर रहा है तो हमसे 3 की वो बात कर रहा है, तो 3 का मतलब हो गया 3 रेशियो किसके बराबर होगा, 15 गुणा 3। इसका मतलब हो गया 45 मिनट का उसे टाइम लगेगा। 45 मिनट आपका कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में। इसी क्वेश्चन में कहा होता कि उसे पहले कितना टाइम लगता होगा, तो पहले तो 4 यूनिट लग रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, 4 यूनिट की अगर पूछेंगे 15 में 4 से गुणा कर देते 60 अपना आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, एक नाविक जो है ये चाल और दूरी दोनों दो टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जब याद कर लीजिए अच्छे से, बचपन में किसी नदी में जब आप तैरते थे तो जिधर नदी बह रही जब आप उधर जाते थे तो आप थोड़ा सा तेज चलते थे, और जिधर नदी बह रही आप उधर से जब लौट के आते थे इधर को तो आप मेहनत तो ज्यादा करते थे लेकिन उतना आगे नहीं जा पाते थे। कारण क्या था, आप तो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे लेकिन नदी का पानी आपको पीछे खींचता था। तो इस कॉन्सेप्ट में भी नाव और नदी वाले जब भी क्वेश्चन हो आपको हमेशा 2 कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ लोगे तो आराम से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आज के बाद कर लोगे। देखो एक तो ये नाविक हो गया और एक नदी है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई नाविक की चाल कितनी मानोगे, तो नाविक की चाल अपने लोग x मान ले रहे हैं, और नदी का मतलब जो नदी में पानी बह रहा है वो भी तो भाई किसी स्पीड से बह रहा होगा, उस चाल को हम मान ले रहे हैं बाई। अब याद करो आप भाई इधर जा रहे हो और इधर ही नदी बह रही है तो आपकी चाल जुड़ जाएगी, और जब उधर से लौट कर आओगे तो चाल घट जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो एक चाल यहां प्रतिकूल होगी और एक क्या होगी, अनुकूल होगी। अगर यहां पर प्रतिकूल चाल की बात करें, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, तो प्रतिकूल चाल जो होगी वो इनकी घटा देंगे, x माइनस वाई होगी। और अगर अनुकूल चाल यहां से बात करें तो जो अनुकूल चाल होगी वो दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगी x प्लस वाई। ये तो आपकी बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी थी। अब यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। यहां पे कहा है प्रतिकूल दिशा में 60 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का समय लगता है। अब ये चाल हो गई, चाल बराबर हमने क्या पढ़ा है, दूरी बटे समय, दूरी हो गई 60 और समय लगा है उसे 8 का। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 से या 4 से काटेंगे तो ये 15 पर, और 4 से काटेंगे 2 पर, अपना जो आंसर आएगा वो 7.5। 15 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 7.25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अनुकूल चाल की बात करें तो अनुकूल चाल हमारे हिसाब से तो इतनी होगी, और यहाँ पे लिखा है जबकि अनुप्रवाह में समान दूरी का मतलब 60 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 60 किलोमीटर दूरी अब चलनी है वहां पे समय कितना लग रहा है, 5 घंटे का।
इसके लिए 60 को अगर ये कॉन्सेप्ट ये वाला लगा रहा है, दूरी बटे समय, दूरी 60 हो गई, समय 5 हो गया, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे यहाँ पे पूछा है नाविक की चाल कितनी होगी, यानी x का मान पूछा है। अगर इस तरह की इक्वेशन बनी हुई हो, x माइनस वाई का मान पता है और x प्लस वाई का मान पता है, तो डायरेक्ट x का मान कैसे निकालते हैं, दोनों चीजों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 7.5 और 12 को जोड़कर आधा करेंगे, 7.5 और 12 ये होगा 19.5, और 19.5 का आधा कितना होगा, देखो ये 19 रुपए 50 पैसे लिखे हुए हैं, 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18, एक बचा वो यहां आ गया होगा, और यहां आकर ये बन जाएगा 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, 9.75 आपका आंसर होगा, और ये तीसरे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 से 60 तक 5 से विभाज्य होने वाली कितनी विषम संख्याएं हैं। देखो 3 से लेके 60 तक हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जो विषम भी हो और 5 से विभाज्य हो। अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 से लेके 60 तक की ऐसी संख्याएं बताओ जो 5 से क्या हो विभाज्य, तो 5 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होती है, जब उसके अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो। ऐसी संख्याएं बतानी है जो 5 से कट रही हो, आसान भाषा में ये समझ लो। तो एक संख्या तो 5 होगी, 10 होगी, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक कहा है, इसका मतलब 60 को भी काउंट करना पड़ेगा। अब ये केवल कहा होता 5 से विभाज्य संख्याएं, तो ये संख्याएं हो जाती। उन्होंने कहा है विषम भी होनी चाहिए, तो विषम का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो इनमें से कौन कौन सी विषम संख्याएं, देखो एक तो ये विषम है, फिर ये विषम है, ये वाली विषम, ये विषम संख्याएं केवल हमसे पूछी है, तो ये संख्याओं का नंबर कितना होगा, देखो एक ये रही, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसी संख्याएं हैं, और 6 का मतलब है आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो उम्र वाला है और अनुपात, दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दिया, और आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ भी। इन्होंने कहा है एबीसी 3 व्यक्ति हैं, उनका जो आयु का अनुपात है वो 2:3:4 है। तो एक की आयु 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब कहा है अगर उनकी आयु को जोड़ दे तो 108 होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है या उम्र जो दे रखी है वो अनुपात में है, और वहां पर योगफल में दे रखी है। अगर हम इस अनुपात को जोड़ें तो 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 अनुपात किसके बराबर होगा, 108 के बराबर होगा। अगर 108 को 9 से काट दें तो ये 12 पर जाएगा, यानी 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। अगर ये लोग पूछते बताओ एक की उम्र कितनी होगी, तो 12 से हम 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 के, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, यानी 12 में हम 2 से गुणा करेंगे, 24 अपना आंसर आता। इसका अगर मान पूछते तो 12 में 3 से गुणा कर देते, 36 आता। इसका मान पूछते तो फिर 4 में 12 से गुणा कर देते, ये 48 आ जाता। एक क्वेश्चन तो आपका यहां से इस टाइप का पूछा जा सकता है कि ए का मान बताओ, या बी की उम्र बताओ, या सी की, तीनों में से किसी के भी बताते ये आ जाता। अब कहें इनका योग करके देखोगे तो 108 ही आएगा। फिर इन्होंने कहा 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो आज का नहीं पूछा, 12 वर्ष के बाद, यानी हम 12 इसमें भी जोड़ दो, 12 इसमें भी जोड़ दो, और 12 इसमें भी जोड़ दो, तो 24 में 12 जोड़ेंगे 36 होगा, ये 48 होगा, ये 60 होगा। अगर इसी को रेशियो में बदलना है तो ये सभी नंबर किसी से कट रहे हैं, 12 से काटेंगे 3 पर, 12 से काटेंगे 4 पर, 12 से काटेंगे 5 पर, 3 4 5,
3 4 5 का रेशियो जो है वो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है तो वार्षिक ब्याज की दर कितने % होगी। अच्छे से आप बस ये फार्मूला याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो, जब जब आपको साधारण ब्याज किसी सवाल में लिखा हुआ मिले, इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट आप याद मत कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कहा है मूलधन और साधारण ब्याज, यानी ये तो रहा मूलधन और ये रहा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितने का है, 7 का, मूलधन कितना है, 10 है, और दर हमें बतानी है। इस दर को ऐसे ही लिखो या इसकी जगह पे आप आर बना सकते हो। समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष का, और बटे में क्या लिखेंगे, 100। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो देखो, 1 0 से ये कैंसिल, 5 से इसे काटेंगे 2 पर, ये 2 नीचे से हटाएंगे तो उधर जाके ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 7 दूनी कितना होगा, 14। जो दर आएगी उसकी वो 14% निकल कर आएगी, और 14% पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है, जैसा क्वेश्चन 7 कराया गया था बिल्कुल उसी की कॉपी है, जिसमें कहा 4 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना दे रखा है, ब्याज की हमसे दर पूछी है। साधारण ब्याज बराबर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अगर इंग्लिश वर्जन में से समझोगे तो PRT बटे 100। मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो, यानी ये मूलधन हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज कितने का, 6 रुपए का, मूलधन कितना है, 10 रुपए का। आर का मान हमें बताना है और टी का मतलब है 4 वर्ष, वो देखो टी का मान वहां है, बटे में क्या लिखना है, 100। इसे केवल कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से देखो अगर इसे काटेंगे तो 2 पर, और इसे काटेंगे 5 पर। इस 2 से अगर इसे काट देंगे तो ये 3 पर, नीचे से 5 अगर हटाएंगे तो 3 के पास पहुंचेगा, यानी 3 के पास 5 पहुंचेगा, और यहां पे लिखा हुआ होगा आर। 3 पंजे कितना होता है, 15%। उसकी जो दर आएगी वो 15% होगी, और 15% आपका चौथे विकल्प में है। अच्छे से देख लो, ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी साधारण ब्याज लगा हुआ हो, इस फार्मूले से आप मूलधन भी बता सकते हो, दर भी बता सकते हो, समय भी बता सकते हो। 4 चीजें हैं, इनमें से कोई सी 3 चीजें क्वेश्चन में दे रखी होंगी, चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ है, ऐसा कोई शिफ्ट में एग्जाम नहीं था जिसमें फ्रैक्शन का या तो एलसीएम का क्वेश्चन ना आया हो या फिर एचसीएफ का। अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लो, और ये एक बार अगर देख लो तो दोबारा देखने को इस टाइप के क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 1/6 लिखा हुआ है, 5/27, 4/15 और 8/3 का एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब है लासा बताना है। अगर किसी भिन्न का लासा बताना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा बताया करो और नीचे वाली संख्याओं का मासा बताया करो। यानी फ्रैक्शन के सवाल में चाहे कुछ भी पूछा जाए, आपको निकालनी दोनों चीजें हैं। अब मासा और लासा होता क्या है, 1 5 4 8, इनका एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 1 से भी कटे, तो ऐसी संख्या होती है 40। देखो लासा जो होगा वो इन चारों संख्याओं में जो सबसे बड़ा है या तो उतना होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो 8 40, देखो ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी। एचसीएफ क्या होता है, मासा होता है। मासा ऐसी संख्या, इन चारों संख्याओं में जो संख्या सबसे छोटी है या तो मासा वो होगा या उससे भी कम होगा। यानी ऐसी संख्या जिसको अगर इससे भाग करें तो भी कट जाए, इससे, ये ऐसी संख्या हमें बतानी है जिससे 27 कटता हो, 15 भी कटता हो, 3 भी कटता हो, तो सीधी बात है 3 से छोटी ही संख्या कोई होगी या फिर 3 हो सकता है। अब 27 से बड़ी संख्या से तो 27 कटेगा नहीं। तो याद कर लो, जो एलसीएम होता है
जितनी संख्याओं का एलसीएम हमें बताना है उनमें जो संख्या सबसे बड़ी होती है या तो उतना आंसर होगा या उससे भी ज्यादा। और एचसीएफ में क्या होता है, जितनी संख्याओं का एचसीएफ पूछा जा रहा है या तो उनमें सबसे छोटी संख्या के बराबर आंसर आएगा या उससे भी कम आएगा। तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 3 होगा। 3 ऐसी संख्या, देखो 3 से इसे भी काट सकते हैं, 15 भी 3 से कट रहा है, 27 भी हो रहा है और 6 से भी। देखो कटने का मतलब है विभाज्य होना। 40/3 और ये कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.8 और 7.2 के बीच का मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट सीख लो। दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है, उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर, यानी गुणा करके आप क्या कर दो, अंडर रूट लगा दो। अब गुणा इसकी कैसे करेंगे, देखो डेसिमल का क्वेश्चन है तो आप मान लो डेसिमल नहीं लगा है। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57। यहाँ 1 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद, तो दशमलव 2 के बाद लगाएंगे। अगर ये आंसर दे रखा होता तो अपना ये बिल्कुल सही हो जाता। डेसिमल अगर आप हटा दीजिए, डेसिमल हटाते कैसे, अगर ये डेसिमल हटा दे तो इसके नीचे 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद इधर 2 अंक लिखे हुए हैं। 576 का वर्गमूल, 576 अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 24 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। 24 को अगर 10 से भाग करेंगे तो 2.4 आंसर आ जाएगा और 2.4 कहां दे रखा है, दूसरे विकल्प में। अगर आपको प्रॉब्लम है कि 576 अंडर रूट से बाहर कैसे निकला है तो इसके आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 576 को अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये 144 था, फिर 2 से काटेंगे तो 72 पर, 2 से काटेंगे इसे 36 पर, फिर 2 से काटेंगे तो ये 18 पर, 2 से भाग करेंगे 9 पर, 3 से भाग करेंगे 3 पर, 3 से भाग करेंगे 1 पर। ये प्राइम फैक्टर कर दिए। अब यहां से क्या करना है, दो दो संख्याओं का पेयर बनाना है। एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और एक ये बन गया। 2 यहां से उठा लो, 2 यहां से उठा लो, 2 यहां से, 3 यहां से, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24 आ जाएगा। बहुत छोटे क्लास के बच्चे भी वर्गमूल निकालना जानते हैं, ये एक तरह से वर्गमूल ही तो निकलवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा जिसका आधार और ऊंचाई दे रखी है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के देखिए केवल 3 ही फार्मूले होते हैं। एक हीरोन का सूत्र होता है, ये तब लगाते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो। दूसरा फार्मूला जो होता है जब समबाहु त्रिभुज कहा हो, एक ही भुजा यहाँ पे मालूम होगी तब लगाते हैं। और अगर किसी त्रिभुज में ऊंचाई मालूम है, या आप ये कह लीजिए ये जो फार्मूला लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, हर जगह यूज हो जाता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, आधार गुणा ऊंचाई। कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, आधार यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 42 सेंटीमीटर। 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 41 पर। 41 और 7 की गुणा करोगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। फार्मूला बस लगाना, वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल बस भुजाओं की वैल्यू चेंज कर दी। आपका इससे बेहतर रिवीजन कहीं और नहीं हो सकता है। केवल इसे बस आंसर इसका 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको लाना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट या आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्वेश्चन में दे रखा है और ऊंचाई भी क्वेश्चन में दे रखी है। आधार का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान है 42 सेंटीमीटर। 2 से अगर इसके लिए भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 21 पर।
21 और 10 की गुणा अगर करेंगे तो ये 210 वर्ग सेंटीमीटर। 210 जो आपका है वो दूसरे विकल्प में दे रखा है। बस देखो क्वेश्चन को केवल देखना था, डायरेक्ट आप समझ लीजिए किसी दोनों भुजाओं की गुणा कर दो आधार और ऊंचाई को, उसका आधा कर दो, यही समकोण त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आपको लंब और ऊंचाई पता हो उसके क्षेत्रफल को निकालने का यही एक फार्मूला है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं इतनी हैं, तो वो लिखता नहीं है कि कौन सा आधार कौन सी ऊंचाई है। अगर नहीं भी लिख रहा है तो कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई, यहाँ पे गुणा है 10 और 42, इसमें हमें पता ही नहीं है कौन आधार है कौन ऊंचाई है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही, 42 इधर लिख दो या इधर लिख दो, आंसर तो वही आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। भाई इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह दे रहे हैं कि आपके पास 200 रुपए थे, अब आपके पास 250 रुपए हो गए, तो कितने रुपए बढ़ गए। तो वृद्धि तो हमें दिख रही है भाई 50 रुपए की हो रही है, लेकिन इसी को अगर परसेंटेज में बदलोगे या इतने नंबर आपके हो गए हैं 200 से 250 नंबर, तो वृद्धि कितने की हुई है, 50 की। वृद्धि किस पे हुई है, पहले वाले पर, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो से ये कैंसिल, इस वाले 2 से इसे भाग करेंगे 25 आ जाएगा। 25% अपना कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे विकल्प में दे रखा है। बस केवल आप कॉन्सेप्ट सीखो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लोगे तो क्वेश्चन देख लो, पूरी इस क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 30 सेकंड से ज्यादा ले जाए। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर दे रहे हो तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं है। किसी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप समय 30 सेकंड में सवाल को ले रहे हैं हल करने में, तो आप समझ लीजिए आप ए ग्रेड के स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 955 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचें। कभी क्वेश्चन में अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो कि लिखा हो इस वस्तु को बेचने पर इतने परसेंट की हानि और इसको इतने में बेचने पर नुकसान बराबर हो रहा है, तो जब लाभ और हानि बराबर कह रखा हो तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, दोनों कीमत को जोड़कर आधा कर दो। 955 और 845 को जोड़कर अगर आधा करेंगे 845, इसको जोड़कर अगर आधा करेंगे तो ये कितना होगा, 900 8 1700, ये 1800 हो जाएगा। और 1800 का आधा कितना होगा, 900 रुपए हो जाएगा। अब कहा है इस पे हमें 6% का लाभ लेना है। भाई क्रय मूल्य क्या होता है, 100% 900 के बराबर है, हमें 6% का लाभ लेना है, तो 6% लाभ का मतलब यही तो हुआ कि 100 की चीज आप 106 में बेच दो, यानी इसका हमें 106% निकालना है। तो 6% अगर लाभ लेना है तो 106 पर बेचना पड़ेगा, यानी 900 रुपए का 106% आप निकाल लो। अब 900 रुपए का अगर 106% निकालेंगे तो 106/100 लिखेंगे। कुछ कैलकुलेशन इसकी कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 106 और 9 की गुणा करोगे तो 954 रुपए आंसर आएगा, और 954 आपका पहले विकल्प में दे रखा है। देख लो कॉन्सेप्ट अच्छे से, सबसे पहले क्रय मूल्य पता करो, दोनों को जोड़कर आधा, फिर जितने परसेंट लाभ निकलवा रहा है तो 6%, यानी 6% लाभ का मतलब 100 से 6 रुपए ज्यादा कर दो, 106% इसका निकाल लो। यही कहा होता कि 6% की हानि पर बेचना है तो 6% कम कर देते, तब इसका 94% निकालते। सेम कॉन्सेप्ट का देखो क्वेश्चन है, मुझसे पहले ये क्वेश्चन 10 सेकंड में आप करके बताएंगे। सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्रय मूल्य निकालते हैं। और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं,
दोनों कीमत को जोड़कर आधा कर देते हैं। 1100 रुपए और 900 रुपए को जोड़ो और आधा करो। ये कॉन्सेप्ट केवल उसी क्वेश्चन में लगाना है जहां पर ये कहा हो कि लाभ और हानि बराबर हो रहा है। इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है और इतने में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है। जब दोनों चीजें बराबर दे रखी हो तभी जोड़कर आधा कर देते। ये हो जाएगा अपना 2000 और 2000 का आधा कितना होगा, 1000 होगा। ये अपना आ गया क्रय मूल्य। 3% का लाभ लेना है। अगर 3% का लाभ लेना है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 100 की चीज 103 में बेच दो। तो 3% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज 103 में बेचोगे तो इसका 103% निकालोगे। अब 103% अगर निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे इसका 130%, 103/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 की गुणा 103 में करोगे 1030 आंसर आ जाएगा। और 1030 आपका कहां दे रखा है, तीसरे विकल्प। अगला क्वेश्चन जो अनुपात वाला भी है और आपको थोड़ी सी यहां पे गुणा भी करनी पड़ेगी। 108 रुपए मूल्य केजी वाली, 120 रुपए मूल्य वाली किसी चाय को हम तीसरी वैरायटी चाय के साथ अगर 2, 3 और 5 के अनुपात में मिला दें और फिर इस मिश्रण को 125 रुपए प्रति केजी का तैयार कर दें तो तीसरी किस्म की जो चाय थी वो कितने रुपए केजी की थी। भाई चाय यहां है जो वो कितनी वैरायटी की है, 3 वैरायटी की चाय दे रखी है और किस रेशियो में है, 2, 3 और 5 के रेशियो में है। पहली वाली जो चाय है वो 108 रुपए किलो की है, दूसरी 120 की है और तीसरी का रेट हमें बताना है जिसे हम एक्स मान ले रहे हैं। इस पूरे मिश्रण को ये लोग क्या कर रहे हैं, 125 रुपए पर बेच रहे हैं और मिश्रण कितना है, 5, 3, 8 और 2, 10 है। कुछ मत करो, देखो 2 यूनिट आपने क्या किया, 108 के हिसाब से बेचोगे तो 216 का, 3 यूनिट 120 के हिसाब से बेचोगे 360 का, 5 यूनिट एक्स के हिसाब से बेचोगे 5x का, 10 यूनिट 125 के हिसाब से बेचोगे तो 1250 का। केवल गुणा करनी और कुछ नहीं करना। अगर हम ये 3 चीजें अलग अलग बेच रहे हैं तो इस हिसाब से बेचनी चाहिए और एक साथ बेचेंगे तो 1250 इनकी टोटल कीमत बनेगी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इन सबको जोड़ें तो 1250 के बराबर हो। इन्हें अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखो 360 और 200, 560 और 16 जोड़ेंगे तो ये 576 प्लस 5x हो जाएगा और बराबर में कितना बचेगा, 1250। इस 576 को अगर यहां ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है। 1250 रुपए में से 576 रुपए कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, देखो 0 में से 6 जाएगा नहीं, यहां से 2.5 लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचा, यहां बचे होंगे 4 और यहां से 2.5 लेंगे तो 14 में से 7 कम करेंगे 7 बचेगा, यहां बचा होगा 1, यानी 11 में से 5 कम करेंगे 6 बचेगा। इस 5 से अगर इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तियां 15, अब यहां बचे होंगे 2, ये 24 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचा, 134 दशमलव लगभग 8 के आसपास आंसर बन रहा है। लेकिन उन्होंने निकटतम लिख दिया, यानी डेसिमल का आंसर नहीं देना है तो 134 रुपए 80 पैसे को पूरा पूरा 135 कह सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेम कॉन्सेप्ट का देखो एक एक क्वेश्चन टाइप के, जो अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे वहां पे आपको डबल सीरीज मिल जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपका कहीं कुछ डाउट रह भी गया है थोड़ा बहुत तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से उसे क्लियर कर लें। यहाँ क्या कहा है, देखो 90 रुपए 100 रुपए वाली चाय को किसी तीसरी किस्म के चाय के साथ इस अनुपात में मिला रहे हैं। भाई 3 तरह की आपके पास चाय दे रखी है, किसकी, ये 2 यूनिट है, ये 3 है, ये 5 यूनिट है, तो कुल चाय कितनी हो जाएगी आपके पास, 10 यूनिट हो जाएगी। पहली चाय को 90 पर बेचोगे, दूसरी को 100 पर बेचोगे, तीसरी की कीमत बतानी है और ये टोटल जो मिश्रण बनेगा वो 103 के हिसाब का बन जाएगा। अगर हम सबकी अलग अलग कीमत निकालें यहां से तो देखो 2 यूनिट 90 के हिसाब से बेचेंगे 180 के, 3 यूनिट 100 के हिसाब से बेचेंगे 300 के,
5 यूनिट x के हिसाब से बेचेंगे 5x के, और 10 यूनिट 103 के हिसाब से बेचेंगे तो 1030 के। सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 और 480 प्लस 5x और बराबर में 1030। 480 को अगर 1030 के पास लाएंगे तो ये माइनस का होगा, इसे कम करोगे, 0 में से 0 घटाओगे तो 0 बचेगा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, यहां से 2.5 लेंगे तो ये 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, और यहां पे देखो 0, ये 2.5 लेके 10 बनाए तो 9 रह गया, 9 में से 4 कम करेंगे 5, इधर बचा होगा 5x। इस 5 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 110 अपना आंसर होगा, और 110 जो है वो पहले ऑप्शन में आपका दे रखा है। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है एक लड़का साइकिल से अपने घर से स्कूल की एक निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर की चाल से अगर चलता है तो 10 मिनट देर हो जाती है, 15 की चाल से अगर चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल के बीच की हमें दूरी किलोमीटर में बतानी है। कॉन्सेप्ट में ये कहा है कि कोई लड़का है जो अपने स्कूल से घर तक की उसके बात हो रही है, और ये एक निश्चित दूरी है। अगर इस दूरी के लिए वह बच्चा 10 की चाल से चलेगा तो क्या हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 10 मिनट देर से पहुंच रहा है, माइनस लगा दो। और अगर यही चाल वो 15 की कर देता है तो फिर वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो प्लस लगा दो। पहले का मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम है, बच गया। हमसे पूछा है उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे, हर पेपर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे मिला था। अगर आपको लंबी चौड़ी गुणा से बचना है तो डायरेक्ट दूरी निकालने का ऐसे क्वेश्चन में एक फार्मूला याद कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समय का यहां पे अंतर निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट याद कर लो, समय का अंतर बटे में चाल का अंतर या चालों का अंतर। 2 चाल दे रखी होंगी, 2 बार समय दे रखा होगा, और क्या होगा, पहली चाल, दूसरी चाल, और बटे में इसके क्या लिखेंगे, 60। इस कॉन्सेप्ट को अगर लगा देते हैं आप तो आपको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। बस समय का अंतर देखो, ये 10 कैसा है, माइनस का, ये 5 प्लस का, तो प्लस के 5 में से अगर ये माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी समय हो जाएगा आपका यहां से ये समय का अंतर 15 हो जाएगा। ये आप और कॉन्सेप्ट के साथ इसे समझ लीजिए, 5 में से हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 होके प्लस बन जाएगा। और चाल का अंतर, उसकी चाल 15 थी और इसकी 10 थी, तो 5 बचेगा। पहले वाले की चाल 15 है, दूसरे वाले की चाल 10 है, और बटे में क्या लिखेंगे, 60। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग, देखो तो कितना आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होके क्या बनेगा, 15, और बटे में लिखेंगे 5, और इधर लिखेंगे 15। इस 0 से आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए तो 15/6 बचा गया। इस 5 से देखो अगर इसे काटेंगे 3 पर, इस 3 से इसे काटेंगे 2 पर, और इस 2 से अगर 15 को काटेंगे 7.5 किलोमीटर अपना आंसर होगा। और 7.5 कहाँ है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन और है। अगर कहीं पे भी आपका पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को समझ लो। हमें दूरी निकालनी है, और दूरी निकालने का सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट लंबी चौड़ी गुणा से अगर बचना चाह रहे हो तो सीधे समझ लो, समय का अंतर, 2 बार समय लगा होगा इसमें, एक बार वो जल्दी पहुंच रहा होगा, एक बार देर से, और नीचे लिखेंगे चालों का अंतर, 2 चाल उसकी दे रखी होंगी, और क्या लिखेंगे इसी में, पहली चाल जिसे S1 कहते हैं, और दूसरी चाल, भाई 2 बार वो चल रहा है, और बटे में क्या लिखेंगे, 60। अब देख लो इस क्वेश्चन को, समय का अंतर क्या है, 10 मिनट देर से और 10 मिनट पहले। तो 10 मिनट देर से मतलब माइनस के 10 हैं, और 10 मिनट पहले मतलब प्लस के 10 हैं। प्लस के 10 में से माइनस का 10 अगर कम करोगे तो ये आपका प्लस का 20 बन जाएगा। चालों का अंतर, पहले 20 था और फिर 30 है, यानी 30 में से 20 कम कर देंगे। पहली चाल कितनी है, 20 है, दूसरी चाल कितनी है, 30 है, और बटे में क्या है, 60।
इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस 0 से ये कैंसिल होगा, 3 से इसे काटेंगे 2 पर, 2 से इसे काटेंगे 10 पर, ये -10 और -10 टोटल बन जाएगा प्लस का 20, और बटे में क्या बचा होगा 10, और इधर क्या बचा होगा 10। इस 10 से ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपना 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कहाँ दे रखा है? पहले ऑप्शन में आपका है। लगभग कुछ कुछ बॉडमास नियम जैसी इसमें स्टेप बनेंगी, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसे सवाल में, का कहीं लिखा हुआ नहीं है तो ऑफ, जिसे का कहते हैं, या ब्रेकेट, सबसे पहले ब्रेकेट फिर ऑफ। अब क्या करना है, भाग करेंगे। इस 3 को अगर इससे भाग करेंगे तो 3/3 लिखेंगे, गुणा 2, -6 के लिए 3 से भाग करेंगे +7, और इसके अपॉन में इस 5 के लिए 5 से भाग करेंगे गुणा 6, और इसे 6 से भाग करेंगे +3 कैलकुलेट अगर इसे करेंगे देखो तो क्या होगा इसमें कैलकुलेशन में, इससे ये कैंसिल होगा, इससे इसे काटेंगे 2 पर, इससे ये कैंसिल। यहाँ अपना टोटल जो बचा होगा वो 2 बचा होगा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे 7, नीचे ये सब कुछ कट गया तो 1 बचा, +3। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे देखो इस 2 से ये कैंसिल, ऊपर 7 बचा, 3 और 3 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल होके 1 अपना आंसर है, और ये चौथे ऑप्शन में दे रखा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है देखो, जिसमें फिर से बॉडमास नियम जैसी ही स्टेप बन रही है। पहले इसे भाग करेंगे, 11 को 11 से भाग किया गुणा 3, 9 को 3 से भाग किया +12 ऐसे ही, क्योंकि पहले भाग किया जाता है। 4 को 4 से भाग करेंगे गुणा, 5 को 5 से भाग करेंगे +2 +3 ऐसे ही। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो कितना बनेगा देखो, इससे ये कैंसिल होके, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा होगा, 1 और 3 की गुणा 3 होती है, ये -3 +12, नीचे ये सब कुछ कट गया है तो यहाँ 1 बचा होगा, +2 +3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, इधर 12 बचा होगा, और इधर 3 2 5 और 1 6, 6 से 12 को काटेंगे 2 पर, 2 का मतलब है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो औसत का है, ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र के 86 अंक के स्थान पर गलती से 44 लिख दिए। भाई 86 अंक उसे देना चाहिए था, ये तो है सही बात, और गलती से उसे क्या दे दिया, 44 दे दिए, ये हुई है गलती। तो गलती कितने की हुई है, 86 देने थे, 44 दे दिए, अंतर कितने का है यहाँ पे, 6 में से 4 कम करोगे 2, और 8 में से 4 कम करोगे 4, इतने का अंतर है। और इससे क्या हुआ है, औसत में जो है वो 3/2 की कमी हो गई। 3/2 का मतलब है 1.5 की कमी हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो ये 1.5 की जो कमी हुई है उससे क्या हुआ है, सभी बच्चों के औसत से फर्क पड़ा होगा थोड़ा थोड़ा, या ये कह लो कि सबने मिल बांट, औसत का मतलब ही तो उसमें सब शामिल हो गए। अब जब सब एक बच्चे पे क्या हुआ है, 1.5 नंबर कम हुआ है, तो नंबर तो भाई 42 कम हुए हैं यहाँ पे, और हम कह रहे हैं 3/2 का औसत, तो औसत का मतलब है ये 42 जो है इतना कम हुआ है, और यहाँ कहा है 1.5 की कमी हुई है, तो ये 42 को ही अगर 1.5 से भाग कर दो पता लग जाएगा ये कितने लोगों से कमी करवाई गई है। इस 42 को अगर 1.5 से भाग करेंगे तो ऐसे ही तो भाग होगा भाई, 3/2 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे 14 पर, और ये 2 यहाँ आके गुणा में बन जाएगा, 14 दूनी 28 बच्चे होंगे। 28 का मतलब है पहला विकल्प बिल्कुल सही है, यानी 28 बार अगर हम 1.5 रुपए कम करें तब जाके 42 की कमी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया है। आप अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कीजिए, आपका स्कोर कितना रहता है ये आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अपने ज़रूर करें,
और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग मैथ का डर खत्म वहाँ पर लिखकर भी जुड़ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर इस टाइप की ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहती हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।